नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास विषय का महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। और दोस्तों ये सारे प्रश्न विगत वर्षों की परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 6 to 8 सोशल साइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्लीज़ आप इन प्रश्नों का रिवीजन करके जाएँ। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था और वे शाक्य वंश के थे। गौतम ने बिहार के बोध गया में एक पीपल के नीचे जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन सेकंड है, सिद्धार्थ। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। दोस्तों गौतम बुद्ध ने लगातार 49 दिनों के ध्यान के बाद बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे जो है ज्ञान को प्राप्त किया था। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यूपी के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन पहला, सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ बनारस में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले महान विद्वान कौन थे। तो ऑप्शन हमारे दोस्तों हैं शंकराचार्य, पाणिनि, अश्वघोष, आर्यभट्ट। दोस्तों महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना की है और महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण ज्ञाता हुए हैं और इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड है, पाणिनि। नेक्स्ट दोस्तों, जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई हैं। दोस्तों जैन धार्मिक ग्रंथ अर्थात 12 अंक का पहला संकलन श्वेतांबरों द्वारा 5वीं शताब्दी ईस्वी में बल्लभी में आयोजित दूसरी जैन परिषद में हुआ था। और बल्लभीपुर, जिसे केवल बल्लभी भी कहा जाता है, गुजरात राज्य के भावनगर जिले का एक ऐतिहासिक नगर है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है, जैन धर्म की शिक्षाएं बल्लभी में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, जैन धर्म का मुख्य महाव्रत कौन सा था। दोस्तों ब्रह्मचर्य को 5वें महाव्रत के रूप में भगवान महावीर ने इसको सम्मिलित किया था। और उससे पहले भगवान पार्श्वनाथ के समय 4 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय व अपरिग्रह का विधान था तथा जैन धर्म जो है चातुर्याम धर्म था। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन 4, ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, अशोक ने युद्ध नीति के बाद त्याग किया था। दोस्तों यहाँ पे हमारे ऑप्शन हैं कलिंग युद्ध, सेकंड चौसर युद्ध, थर्ड दोनों, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अशोक को भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है और इन्होंने जो है 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व की जो है शासन किया। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था जो उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। युद्ध में बड़े पैमाने पर विनाश हुआ और सैनिक और नागरिक मारे गए। युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा त्याग दी और बुद्ध की शिक्षा अहिंसा को अपना लिया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन है पहला, कलिंग युद्ध जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके की थी। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन सेकंड है, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट दोस्तों, अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग का युद्ध हुआ था। दोस्तों अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद कलिंग युद्ध लड़ा और कलिंग विजय उसकी अंतिम विजय थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन 4 है, 8। अशोक के राजा बनने के बाद 8 वर्ष के बाद कलिंग युद्ध हुआ।
नेक्स्ट दोस्तों, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? दोस्तों, अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के शिलालेखों में प्रमुख शिलालेख, लघु शिलालेख और स्तंभ शिलालेख शामिल हैं। और सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली जो लिपि दोस्तों है वो अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन थर्ड है, प्राकृत। नेक्स्ट दोस्तों, कलिंग का आधुनिक नाम क्या है? दोस्तों, वर्तमान ओडिशा राज्य प्राचीन काल में कलिंग नाम से प्रसिद्ध था और पहले ये नंद वंश के शासक महापद्म नंद के साम्राज्य का एक अंग था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन सेकंड है, ओडिशा। कलिंग का आधुनिक नाम ओडिशा है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों है, मौर्य काल के महत्वपूर्ण शहरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दोस्तों है तक्षशिला उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार है। सेकंड, उज्जैन उत्तर दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित है। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में अनेक नगर थे, इसमें राजधानी पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन शामिल थे। तक्षशिला मध्य प्रदेश सहित उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था, जबकि उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित था और इन शहरों में संभवतः व्यापारी, अधिकारी और शिल्पकार रहते थे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन थर्ड है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन से प्रसिद्ध कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन से कवि थे? दोस्तों, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, जो कि विक्रमादित्य के नाम से विख्यात थे और उनकी रचनाओं में प्रेम व प्रकृति का सुंदर वर्णन मिलता है और उनकी प्रमुख कृतियां मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन पहला है, कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास प्रसिद्ध कवि थे। उनकी रचनाओं की दोस्तों बात करें तो मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, ऋतुसंहारम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हर्षचरित किसने लिखी है? दोस्तों, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा संस्कृत में रचित है और हर्षचरित संस्कृत में पहली ऐतिहासिक जीवनी के रूप में शामिल है। हालांकि एक अलंकारिक और काल्पनिक शैली में लिखा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन पहला है, बाणभट्ट। हर्षचरितम की रचना जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है और हर्षवर्धन स्वयं दोस्तों जो है एक उच्च कोटि का कवि विद्वान था, उसके द्वारा रत्नावली लिखा गया है। नेक्स्ट दोस्तों है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? दोस्तों, हरिसेन संस्कृत के कवि, कथाकार और सरकार में मंत्री थे और ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और इनके द्वारा जो है प्रयाग प्रशस्ति भी लिखा गया है। दोस्तों यहाँ पे मेरा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन थर्ड है, हरिसेन। नेक्स्ट दोस्तों, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? दोस्तों, समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय समस्त गुप्त राजाओं में सर्वाधिक शौर्य एवं वीर गुणों से संपन्न था और शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड है, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट दोस्तों, दक्षिणापथ के कितने शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था? दोस्तों, दक्षिणापथ के 12 शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर से शासन करने की अनुमति दी गई। समुद्रगुप्त प्राचीन भारत के गुप्त साम्राज्य का एक शासक था और समुद्रगुप्त दोस्तों जो है ये बीड़ा बजाने का बहुत ही शौकीन था। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन थर्ड है, 12। दक्षिणापथ के कितने शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था? तो ऑप्शन थर्ड दोस्तों हमारा है 12 और इन्हीं विजय गाथाओं के कारण जो है समुद्रगुप्त को बीओ स्मिथ के द्वारा जो है भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट दोस्तों, हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दोस्तों उसका दरबारी कवि बाणभट्ट था, बिल्कुल सही है। बाणभट्ट ने बुद्धचरितम को प्राकृत भाषा में लिखा, तो दोस्तों ये भी जो है दोस्तों बात करें लगभग 1400 साल पहले शासक करने वाला हर्षवर्धन एक महत्वपूर्ण शासक था और उसके दरबारी कवि बाणभट्ट ने उसकी जीवनी हर्षचरितम संस्कृत भाषा में लिखी गई है और यह पुस्तक हमें वर्ष की वंशावली
हर्ष की वंशावली की जानकारी देती है और उसके राजा बनने के साथ ही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो हमारा होगा ऑप्शन पहला, केवल फर्स्ट। बुद्ध चरितम दोस्तों बात करें तो ये अश्व घोष के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन सेकंड दोस्तों सही नहीं है। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है हर्षवर्धन के बारे में, ये उनका दरबारी कवि था बाणभट्ट, जिसके द्वारा जो है हर्षवर्धन लिखा गया है। और दोस्तों बात करें बुद्ध चरित दोस्तों जो है ये अश्व घोष के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन पहला दोस्तों सही है केवल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? तो हमारे ऑप्शन दोस्तों हैं महमूद गजनबी, बी ऑप्शन सिकंदर, थर्ड इब्राहिम लोदी, फोर्थ मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों 1025 ईस्वी में जो है महमूद गजनबी ने गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में मेरावल के पास प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और वहां पर लूटपाट की। महमूद गजनबी अफगानिस्तान का यामनी वंश का शासक था। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन पहला है। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनबी के द्वारा लूटा गया, तो उसने कुल 17 बार आक्रमण किए थे। अगला दोस्तों, राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों राज तरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक ग्रंथ है, और ये कल्हड़ दोस्तों जो है ये कश्मीरी कवि हैं, और इस कविता के रूप में इन्होंने जो है कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन फर्स्ट है कल्हड़, और कल्हड़ एक कश्मीरी कवि थे। नेक्स्ट दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध कब हुआ था? दोस्तों तराइन का युद्ध सरहिंद भटिंडा वर्तमान पंजाब में 1191 और 1192 में लड़ा गया। तराइन के प्रथम युद्ध की दोस्तों बात करें तो राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित किया। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित किया, और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर विजय हासिल की थी। दोनों ही युद्ध मोहम्मद गोरी और चौहान वंश के राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़े गए थे। तो यहाँ दोस्तों हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन पहला है 1191 से 1192। अगला दोस्तों, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने किया था? दोस्तों तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव का मंदिर है। यह द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्तम उदाहरण है, और यह प्रमुख चोल शासक राज चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया था। और संपूर्ण संरचना जो है ग्रेनाइट से बनी हुई है, और इसको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी इसको शामिल किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन थर्ड है राज प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट, दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? दोस्तों राष्ट्रकूटों ने 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में के कुछ हिस्सों पर शासन किया। उनके राज्य में वर्तमान भारतीय राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ हिस्से शामिल थे। राष्ट्रकूट मूल रूप से बादामी यानी कि कर्नाटक के पश्चिमी चालुक्यों के सामंतों के रूप में जाने जाते थे। दंतदुर्ग ने बादामी के चालुक्यों को हराया था और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन पहला है कर्नाटक के चालुक्यों के। दक्कन के राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, रजिया सुल्तान दिल्ली के गद्दी पर कब बैठी थी? दोस्तों रजिया सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला थी, और वह मामलूक जिसको गुलाम वंश या गुलाम दास राजवंश से संबंधित थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन पहला है ऑप्शन सेकंड 1236। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर 1236 में बैठी थी। नेक्स्ट दोस्तों, सांकेतिक मुद्रा को चलाने वाला सुल्तान कौन था? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सेकंड मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल बादशाह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था? दोस्तों लोधी राजवंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था, जिसकी स्थापना बहलोल खान लोधी ने की थी। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन थर्ड है लोधी वंश। नेक्स्ट दोस्तों, हौज खास शाही टंकी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों हौज खास का नाम प्राचीन जल भंडार के नाम पर रखा गया था, जो अब बड़े हौज खास कॉम्प्लेक्स दक्षिण दिल्ली का एक हिस्सा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन पहला है दिल्ली। अगला क्वेश्चन दोस्तों है,
इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था? दोस्तों मोरक्को यात्री इब्न बतूता मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत पहुंचा था और यह 1333 ईस्वी में सिंध में पहुंचा था। और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के दौरान भारत में आया था और उसके द्वारा जो है सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो है रेहाला जो है उसकी रचना की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन फोर्थ है मोरक्को। इब्न बतूता जो है मोरक्को देश से आया था जो 1333 में सिंध में पहुंचा था। दोस्तों कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला दोस्तों ये दिल्ली सुल्तान द्वारा निर्मित पहली सामूहिक मस्जिद है। सेकंड, इस मस्जिद के मीनार को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन पहला है, यह दिल्ली सुल्तान द्वारा निर्मित पहली सामूहिक मस्जिद थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला ही कथन दोस्तों ये सही है, बाकी सेकंड कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है अकबर के द्वारा इबादत खाना का निर्माण किस शहर में करवाया गया था? दोस्तों इबादत खाना पूजा घर का निर्माण जो है 1575 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था और ये विभिन्न धार्मिक पंथों के आध्यात्मिक नेताओं को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था ताकि संबंधित धार्मिक नेताओं की शिक्षाओं पर चर्चा हो सके। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन थर्ड है, फतेहपुर सीकरी में 1575 में इसका निर्माण हुआ था मुगल सम्राट अकबर के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों है खुर्रम किसका पुत्र था? दोस्तों पांचवें मुगल बादशाह शाहजहां को पहले खुर्रम के नाम से जाना जाता था और वह मुगल राजकुमार जहांगीर और मारवाड़ राजपूत राजकुमारी जगत गोसाई का पुत्र था। खुर्रम नाम युवा राजकुमार के लिए उसके दादा मुगल बादशाह अकबर के द्वारा चुना गया था। तो यहाँ पे दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा है पहला जहांगीर का। अगला दोस्तों किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? दोस्तों औरंगजेब अपने खर्चे के लिए कुरान की आयतें लिखाता और टोपी सिलता था, इसी कारण से जिंदा पीर भी कहा जाता है। और मुगल शासकों में अकबर को जितनी उदारता के लिए याद किया जाता है औरंगजेब को उतनी ही कट्टरता के लिए भी याद किया जाता है। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन फोर्थ है, औरंगजेब। नेक्स्ट दोस्तों किस जनजाति ने मुगल शासकों को 17 बार हराया था? तो दोस्तों यहाँ पे बात करें शक्तिशाली अहोमों ने 17 बार मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की और वास्तव में वे एकमात्र राजवंश थे जो मुगल साम्राज्य के अधीन शासित नहीं थे। अहोम साम्राज्य ने 1615 में मुगल साम्राज्य के रूप में एक शाही शक्ति के खिलाफ अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की थी। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों वो पहला है अहोम। अगला क्वेश्चन बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष स्थापित किया था? दोस्तों बाबर भारत में पहला मुगल सम्राट और मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और वहाँ से जो है मुगल वंश स्थापित हो गया। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन फोर्थ है, 1526। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दोस्तों वह 1494 में फरगना का सिंहासन पाने में सफल हुआ। सेकंड, 1526 में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। दोस्तों पहला मुगल सम्राट बाबर 1526 से लेकर 1530 तक 1494 में फरगना के सिंहासन पर उसमें बैठा जब वह केवल 12 वर्ष था। उसे एक अन्य मंगोल समूह उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे पैतृक सिंहासन को छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था और बरसों भटकने के बाद उसने जो है 1504 में काबुल पर कब्जा किया और 1526 में उसने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन थर्ड है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में किस के बराबर है? दोस्तों मनसबदारों को अपने वेतन राजस्व कार्य के रूप में जो प्राप्त होता था जिन्हें जागीर कहा जाता था, जो कुछ हद तक इक्ताओं की तरह थे, लेकिन मुक्ति के ठीक विपरीत अधिकतर मनसबदार वास्तव में अपने जागीर में नहीं रहते थे और उनके पास केवल उन्हें सौंपी गई भूमि के राजस्व के अधिकार थे जो उनके लिए कर्मचारियों द्वारा संग्रहित किए जाते थे, जबकि मनसबदार स्वयं देश के किसी अन्य हिस्से में सेवा करते थे। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ है, इक्ता।
अगला क्वेश्चन दोस्तों है, कुतुब मीनार की पहली मंजिल किसने बनवाई थी? दोस्तों कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, और उसके बाद जो अन्य निर्माण कार्य है वो इल्तुतमिश ने 1229 में करवाया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। तो यहाँ दोस्तों मेरा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन पहला है, ऑप्शन 4 कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। अगला दोस्तों, किस राजा ने कांदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया था? दोस्तों शिव को समर्पित कांदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में चंदेल वंश के राजा धंगदेव द्वारा करवाया गया था, और कांदरिया महादेव मंदिर मध्य भारत में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन पहला है, राजा धंगदेव चंदेल के द्वारा। तो दोस्तों ये थे बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने वाले बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम 6 to 8 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।